फ्रॉम स्टूडेंट्स, आज हम जो है कंटिन्यू ही करेंगे जो लास्ट टाइम लेक्चर पढ़ा था, दैट इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। उसके एक टाइप है वेरी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, दैट इज़ ग्रैन्युलोमैटस इन्फ्लेमेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रैन्युलोमैटस इन्फ्लेमेशन। Granulomatous inflammation basically is a specialized type of the chronic inflammation in which the granulomas are formed. जैसे आपको नाम से पता चल रहा है granulomatous, granulomas में बनते हैं। ग्रैन्युलोमा बेसिकली बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरिया इन्फेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडी वट एवर देर इज इम्यून रिस्पॉन्स जनरेटेड इन द बॉडी। वो इम्यून रिस्पॉन्स एक ख़ास किस्म का जो है एक स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड एरियाज़ के अंदर जहाँ पे वो प्रॉब्लम होती है वहाँ पे राउंडेड स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं जिसको हम ग्रैन्युलोमा कहते हैं। अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर देखो तो आपको इस तरह से राउंडेड जो है माइक्रोस्कोपिक एग्रीगेट्स नजर आएंगे डिफरेंट सेल्स के राउंडेड शेप के, तो इनको हम कहते हैं ग्रैन्युलोमा। और ये क्या होते हैं, ये इम्यून मीडिएटेड होते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है दैट इज प्लेड बाय द टी लिम्फोसाइट्स। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्रैन्युलोमा बेसिकली जो है किस टाइप की इम्यूनिटी में आते हैं। तो ये टाइप 4 जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है साइटोटॉक्सिसिटी, उसके अंदर जो है ये बनती है और ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसमें टी सेल्स जो है मेन रोल प्ले करते हैं, टी सेल्स। अच्छा, ये granulomas, what are these granulomas? Granulomas are the aggregates of the different cells in a rounded structure, clear, at the site of the chronic inflammation. हर chronic inflammation के अंदर granulomas नहीं बनते, कुछ इन्फेक्शन ऐसी हैं, इन्फ्लेमेशन ऐसी हैं जिनके अंदर ग्रैन्युलोमास बनते हैं। ये बात याद रखने की हर किस्म की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में नहीं बने, कुछ में बनेंगे। क्यों बनते हैं गॉड नोज, हमें इसका एग्जैक्टली पता नहीं है कि कोई इन्फेक्शन हैं क्रॉनिक जिनके अंदर बन जाते हैं, कई इन्फेक्शन है जिनमें नहीं बन जाते। जो बहुत ही मशहूर और बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फ्लेमेशन है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो हॉलमार्क है जिसका फीचर ये ग्रैन्युलोमा इज द ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली जो है उसके अंदर आपको कॉमनली ये ग्रैन्युलोमा देखने को मिलते हैं। जहाँ पे भी टीबी होगी, टीबी कुड बी ऑफ एनी ऑर्गन बट द प्राइमरी ऑर्गन which is affected by the TB is obviously the lung. लंग के अलावा बॉडी के किसी भी टिश्यू के अंदर जो है ग्रैन्युलोमा बन सकते हैं। जैसे मेनिंजेस, ब्रेन के मेनिंजेस के अंदर ग्रैन्युलोमा बन सकते हैं। इसी तरीके से वी हैव आल्सो कैन हैव द ग्रैन्युलोमा इन द बोन, वी कैन आल्सो हैव अ ग्रैन्युलोमा ऑफ द लिम्फ नोड्स। डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन में ग्रैन्युलोमास बनते हैं टीबी की वजह से। तो एक तो इम्पॉर्टेंट ये है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फेक्शन ऐसी हैं जिनके अंदर ग्रैन्युलोमास देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिफिलिस टाइप। एक सिफिलिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, पहले काफ़ी ज़्यादा ही कॉमन थी बिकॉज ऑफ द वेरी गुड एंटीबायोटिक्स विच कैन किल द बैक्टीरिया। ट्रेपोनीमा पैलिडम एक बैक्टीरिया है, यूजुअली इट इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जिसके अंदर बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन अफेक्ट होते हैं। उसके अंदर भी हमें ये सिफिलिस के अंदर भी ग्रैन्युलोमा मिलते हैं। द कॉजेटिव एजेंट इज द ट्रेपोनीमा पैलिडम। इसी तरीके से लेप्रोसी, पहले ज़माने में लेप्रोसी वॉज वेरी कॉमन जो कि विच इज़ अ टाइप ऑफ दिस ट्यूबरक्लोसिस। जिसका ट्यूबरक्लोसिस जो है एसिड फास्ट बेसिलस होता है, तो लेप्रोसी का भी एसिड फास्ट बेसिलस है बैक्टीरिया जो कि लेप्रोसी कॉज करता है। वी ऑल्सो कैन सी द ग्रैन्युलोमा इन दोज डिजीज। फॉर्चुनेटली जो है अब ये बहुत कम देखने को मिलती है। पहले जिसको हम उर्दू में कोढ़ की बीमारी कहते हैं, दैट वाज अ लेप्रोसी, वो अब एक्सटेंड हो चुकी, काफ़ी हद तक हमारी अब ख़त्म हो चुकी है। बट ऑल्सो इन द लेप्रोसी इफ देयर इज some patient of the leprosy then the affected area also has the granulomas. इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है दैट इज़ द कैट स्क्रैच डिजीज़। कैट स्क्रैच डिजीज़ होती है कि कैट्स अगर आपको जो है स्क्रैच करते हैं अपने नाखूनों के साथ, तो दे हैव अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैसिली जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं। वो इन्फेक्टेड एरिया जो है वी ऑल्सो सी द ग्रैन्युलोमा इज दैट साइड। सार्कोइडोसिस इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ द ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन जिसके अंदर आपके पास जो ग्रैन्युलोमा बनते हैं। इसके साथ साथ क्रोहन डिजीज़ के अंदर दैट इज़ द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन विच द ग्रैन्युलोमास आर आल्सो सीन इन द डिफरेंट एरिया ऑफ द बॉडी स्पेशली ऑफ द गट। क्रोहन डिजीज़ के अंदर आपके पास जो है इंटेस्टाइन में डिफरेंट टाइप की इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जनरेट होती हैं और वो इम्यून मीडिएटेड होते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म द ग्रैन्युलोमा एट दैट साइड। तो ये डिफरेंट डिजीज़ है। ये मशहूर डिजीज़ के अलावा समटाइम वी ऑल्सो सी द ग्रैन्युलोमास इन द मेलिग्नेंसी। कुछ मेलिग्नेंट
ट्यूमर्स हैं जिनके अंदर ग्रैन्युलोमा बन जाते हैं। इसी तरीके से कुछ फंगल इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शंस के अंदर भी हमें ग्रैन्युलोमा देखने को मिलते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीजेज इन विच वी सी द ग्रैन्युलोमा। अब ये ग्रैन्युलोमा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जहाँ पे वो बनेंगे वो किस तरह से होते हैं, तो हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस, क्यों, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहीं पे आपको ग्रैन्युलोमेटस डिजीज मिले तो पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है दैट इज ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर जो ग्रैन्युलोमा बनता है दैट हैज गॉट अ वेरी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर। मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। ऑब्वियसली इट इज अ राउंडेड स्ट्रक्चर, in the center of this granuloma we see the cheesy material। आपको मैंने नेक्रोसिस में पढ़ाया था केजियस नेक्रोसिस। तो ग्रैन्युलोमास के अंदर केजियस नेक्रोसिस एट द सेंटर ऑफ द इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन वी सी द cheesy material। Then surrounding this cheesy material are the group of the lymphocytes। They are the group of the lymphocytes which are basically engulfing this center। Also along with this lymphocyte we also see the plasma cells। Plasma cells के साथ जो है the very important cells are the epithelioid cells। What are epithelioid cells मैं भी आपको बताता हूँ। And along with the epithelioid cell there is also a giant cell which you can see at the site of the chronic inflammation। This is the structure of the granuloma which we can see in the affected area through the light microscope। लाइट माइक्रोस्कोप से आपको बिल्कुल राउंडेड सा स्ट्रक्चर नजर आएगा, और जब आप इसको 40x के ऊपर देखोगे तो आपको इस तरह से इंडिविजुअली सेल्स नजर आएंगे। In the center is the cheesy material। Around the cheesy material are the group of the cells, rim of the lymphocytes and the plasma cells and the epithelioid cells। Epithelioid cells basically are the specialized macrophages। Macrophages in this type of granuloma they acquired a specified structure। जिससे आपके पास epithelioid cells होते हैं, normally macrophages की irregular से shape होती है, clear? But in the granuloma they acquired a classical shape of the epithelioid cell, clear? ये basically क्या होता है, it surrounds the neutrophils। Basically ये क्यों इसका granuloma produce होता है कि the acid fall bacilli which produce which causes the tuberculosis is a very strong bacteria, clear? But it damages the body very slowly, very insidious। बहुत स्लो इसकी जो है वो डैमेज कॉज कर रहा होता है। तो बॉडी में एक तो बहुत सीवियर इम्यून रिएक्शन जनरेट नहीं होता जो कि हमारी बॉडी को अलर्ट करता है, क्लियर? लेकिन बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम, बॉडी असेस करती है स्मॉल क्वांटिटी के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे मैक्रोफेजेस पहुँचते हैं। मैक्रोफेजेस जो है वो बैक्टीरिया को प्रोसेस करते हैं, उसके एंटीजन को टी लिम्फोसाइट्स को प्रेजेंट करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं, इंटरफेरोन गामा इंटरल्यूकिन 2 वो सिक्रीट करते हैं एंड दे अट्रैक्ट द मैक्रोफेजेस। तो वो जो मैक्रोफेजेस साइड पे आते हैं तो वो वहाँ पे आप क्या करते हैं, द कॉर्डन ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं और साथ में लिम्फोसाइट्स दे आल्सो हेल्प देम। पहले लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स उसको अटैक करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, उनको कोशिश करते हैं और बाहर की लेयर के अंदर जो है मैक्रोफेजेस उनको हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, क्लियर? तो अब इस तरीके से दे ट्राई टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ द बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया को वहाँ पे कन्फाइन करने की कोशिश करते हैं सो दैट बैक्टीरिया कुड नॉट लीव दैट प्लेस और बाकी ऑर्गन्स को डैमेज ना करे। इस तरीके से ये सारे के सारे बॉडी के जो इम्पोर्टेंट जो सेल्स हैं, WBCs हैं, दे ट्राई टू प्रोटेक्ट द बॉडी। बट बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि ये बैक्टीरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इफ इट इज़ नॉट बीन ट्रीटेड प्रॉपरली, ये जो बैक्टीरिया जो सेंटर के अंदर मौजूद था जिसको इन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, ये आहिस्ता 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 डैमेज करता चला जाता है नियर बाय सेल्स को भी, क्लियर? लिम्फोसाइट्स को भी और आपके उस ऑर्गन को भी जहाँ पे वो मौजूद है, और वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा का पूरा ये फाइब्रोस एरिया बन जाता है। ये जो ग्रैन्युलोमा मैंने बनाया, दिस इज बेसिकली इज द पॉइंट कि वो अभी उस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन को कन्फाइन करके रोकने की कोशिश कर रहा है। अल्टीमेटली अगर इसको ट्रीट करेंगे तो ये इन्फेक्शन यहाँ पे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा और सेल्स वापस जाना शुरू हो जाएंगे। और लेकिन अगर ये सारा का सारा एरिया डेड हो गया तो दैट डेड एरिया विल बी रिप्लेस्ड बाय द फाइब्रस टिश्यू। और ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है
that could be seen as a cavities in the lung. हम लंग का जब एक्सरे करेंगे तो हमें cavities फिर भी मिलेंगी. It depends कि आपने ट्रीटमेंट कितनी देर में कर लिया. क्लियर? अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, that process keep on growing, ultimately it completely damages the lung and lung could not function properly after that. एक बार फाइब्रोसिस हो गया तो फिर वहाँ पे काम खत्म हो जाएगा. इस स्टेज पे आपने एंटीबायोटिक दी, सिर्फ सेंट्रिक की स्टेज में जहाँ पे नेक्रोसिस है दैट एरिया विल बी फाइब्रोज्ड एंड अल्टीमेटली बाकी सेल्स जो हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से मूव कर जाएंगे एंड दैट एरिया वेरी स्मॉल एरिया विल बी अफेक्टेड. क्लियर? तो आपके पास लिम्फोसाइट्स का रिंग है जिसने बैक्टीरिया को कॉर्डन ऑफ किया. एपिथेलियल सेल्स क्या हैं? वो एपिथेलियल सेल्स बेसिकली आर द मैक्रोफेजेस जो कि स्टिमुलेट हुए और उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना लिया सो दैट इट डज नॉट अलाउ द बैक्टीरिया टू लीव दैट स्पेस. और साथ ही साथ जब व्हेन दे सी कि हम अकेले एक सेल मिलके इस इन्फेक्शन का मुकाबला नहीं कर सकते, दीज सेल्स कंबाइन टुगेदर. ठीक है? डिफरेंट एपिथेलियल सेल्स दे कंबाइन टुगेदर, दे फ्यूज टुगेदर एंड अल्टीमेटली फॉर्म अ बिग सेल व्हिच इज कॉल्ड अ जायंट सेल. Usually these giant cells are seen on the outer surfaces of the granuloma. जिससे मैंने बनाया, this is a very big cell. 8 to 10 epithelial cells they combine together, they fuse together to form a big giant cell. ये giant cell क्या करता है? It tries to stop the spread of the bacteria. जब वो देखता है कि bacteria is very strong and the individual small cells could not they resist the spread of the infection, then they fuse together, they combine together to form a one big cell and this one big cell tries to stop the spread of the infection. तो आपके पास ग्रेनुलोमा जो है इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको मिलता है. इस ग्रेनुलोमा के अंदर जो है दो तरह की ग्रेनुलोमा हमारी बॉडी में होते हैं. एक को हम कहते हैं केजिएटिंग और एक को कहते हैं नॉन केजिएटिंग. केजिएटिंग का मतलब है जिसके अंदर सेंटर के अंदर आपको चीज़ी मटीरियल मिलेगा, दैट इज द केजिएटिंग ग्रेनुलोमा. तो आमतौर पर ट्यूबरकुलोसिस के अंदर जो इन्फेक्शंस की वजह से ग्रेनुलोमा बनते हैं दे हैव गॉट द केजिएटिंग ग्रेनुलोमा. केजिएटिंग फ्रॉम द चीज़ी मटीरियल और चीज़ी मटीरियल इज यूजुअली सीन इन द पेशेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस. सेंटर के अंदर आपको जो है वो जब चीज़ी मटीरियल मिलेगा दैट इज द केजिएटिंग ग्रेनुलोमा. और अगर सेंटर के अंदर आपको चीज़ी मटीरियल नहीं मिल रहा तो उसको हम कहेंगे नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा. क्लियर? इसी तरीके से एक इम्यून ग्रेनुलोमा भी होता है. इम्यून ग्रेनुलोमा बेसिकली एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सारे के सारे बॉडी के अंदर जो ग्रेनुलोमास बनते हैं दे आर द इम्यून ग्रेनुलोमा. बट समटाइम्स कुछ ग्रेनुलोमास ऐसे भी होते हैं विच आर नॉन इम्यून ग्रेनुलोमा उनमें बनते हैं जहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी तो उसके इर्द गिर्द भी बॉडी एक जो है रिएक्शन देती है जिसकी वजह से वहाँ पे भी ग्रेनुलोमा बनते हैं. तो उनको कहते हैं नॉन इम्यून ग्रेनुलोमा. इम्यून ग्रेनुलोमा तो सारे इन्फेक्शन में डिजीज में बनेंगे और नॉन इम्यून ग्रेनुलोमा स्किन में बनेंगे जिसमें फॉरेन बॉडी, मिसाल के तौर पे अगर स्किन के ऊपर कोई सूचर लगा हुआ है, कोई स्टिच हुआ हुआ है और स्टिच बहुत देर तक वहाँ पे रहेगा या कोई फॉरेन बॉडी किसी किस्म का कोई कांटा स्किन के अंदर फंस गया आके, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द भी ग्रेनुलोमा बनता है. तो उसके इर्द गिर्द जो ग्रेनुलोमा बनेगा दैट इज द नॉन इम्यून ग्रेनुलोमा और उसका स्ट्रक्चर भी राउंडेड ही होगा. अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो ये डिफरेंस है इम्यून ग्रेनुलोमा जो डिजीज में बन रहा है, नॉन ग्रेनुलोमा जो कि आमतौर पे इन्फेक्शंस के अंदर जो आमतौर पे फॉरेन बॉडी की वैसी ग्रेनुलोमा बॉडी के अंदर बनते हैं. क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी आएगा. व्हाट इज द ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेनुलोमा. ग्रेनुलोमा कितनी तरह की होती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट इन्फेक्शंस इन विच द ग्रेनुलोमास आर फॉर्म्ड. तो ये इस टॉपिक में हमने तकरीबन सारा कवर किया. एक और क्वेश्चन ये पे जहाँ पे जो जायंट सेल लिखा है, जायंट सेल भी हमारी बॉडी में दो तरह के हो सकती हैं. एक लैंगरहैंस टाइप ऑफ जायंट सेल और एक को कहते हैं हम फॉरेन बॉडी जायंट सेल. लैंगरहैंस और फॉरेन बॉडी. लैंगरहैंस टाइप ऑफ जायंट सेल एक स्पेशलाइज्ड जायंट सेल होता है जिसका स्ट्रक्चर जो है आपके पास हॉर्सशू शेप का होता है. हॉर्सशू शेप, ये जिस तरह का हॉर्सशू होता है इस तरह की शेप में अगर ग्रेनुलोमा बनेगा दैट इज कॉल्ड द लैंगरहैंस टाइप ऑफ जायंट सेल. और अगर इरेगुलर शेप का होगा, बड़ा सा सेल इरेगुलर शेप का, उसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई आपको नजर आएंगे, तो इसको हम फॉरेन बॉडी कहते हैं. काम दोनों का एक है, फंक्शन दोनों का एक है, बस इसका नाम डिफरेंट दिया है क्योंकि फॉरेन बॉडी में जो आपको मैंने बताया ये नॉन इम्यून है तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है.
बाकी नॉर्मल अगर आप देखो बाकी डिजीज के अंदर तो आपको जॉइंट सेल जो है लैंग हैंड टाइप का या फिर हॉर्सशू टाइप का आपको आमतौर पर देखने को मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे अब आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया, सेकंड चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। इन्फ्लेमेशन आपको मैंने पढ़ा दिया, सेल इंजरी पढ़ा दिया इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करेंगे दैट इज ऑफ द सेल रिपेयर। आई होप कि आप साथ साथ इसको पढ़ रहे हो, आप साथ साथ इसको पढ़ते रहो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी यू वांट टू आस्क मी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या वैसे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हो। और काइंडली इसको साथ साथ पढ़ते रहो क्योंकि एग्जाम के अंदर ये सारा कुछ आएगा और ये जो पढ़ाया जा रहा है दैट वुड नॉट बी रिपीटेड इन द क्लास, दोबारा क्लास में रिपीट नहीं होगा। यूट्यूब के ऊपर मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके पिछले लेक्चर अगर मिस हुए हैं तो उनको भी सुने ताकि आपका ये कोर्स जो है वो साथ साथ कंप्लीट होता रहे। थैंक यू वेरी मच।